ओके बच्चों, तो लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था अप टू ऑल द टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, जिसमें से सबसे आखिरी जो हमने की थी वो थी बॉन्ड एंथैल्पी वाला फंडा। जब आपको क्वेश्चन में बॉन्ड एंथैल्पी ये वर्ड मिले, मैंने ये बहुत बार क्लैरिफाई किया था लास्ट टाइम, अगेन आई विल क्लैरिफाई दिस सो दैट यू हैव नो कंफ्यूजन एट ऑल। बॉन्ड एंथैल्पी वर्ड जब आपको मिलेगा तो आप जब जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स हो जाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, द चैप्टर बेसिकली डील्स विद हेस लॉ एंड एंट्रोपी, बस स्पॉन्टेनिटी बेसिकली। ठीक है, वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, चैप्टर आज खत्म हो जाएगा अपना। हेस लॉ, हेस लॉ हमने थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ देखा, फर्स्ट लॉ देखा, सेकंड लॉ देखा। अब हम लोग देख रहे हैं हेस लॉ ऑफ heat summation. This is the easiest thing that you are going to study, one of the easiest things you are going to study in chemistry. And also why this is beautiful is इसका guaranteed question, I can give it to you in writing, that Hess law का question guaranteed आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। मतलब I can give it to you in writing, that is how important it is. Hess law. There has been no paper ever आज तक की हिस्ट्री में जिसमें हेस लॉ का क्वेश्चन नहीं आया। इट्स दैट इंपॉर्टेंट एंड इट्स दैट इजी ऑल्सो। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट हेस लॉ स्टेट्स और व्हाट हेस लॉ इज। ओके, वी कॉल इट हेस, एक्चुअली वी आर सपोज टू कॉल इट हेसेस, राइट, बट वील जस्ट कॉल इट हेस लॉ। ओके, ऑफ हीट समेशन, क्या बोलेंगे अपन? हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। समेशन से आपको क्या समझ में आता है कि ये किसी चीज का एडिशन के बारे में बात कर रहा होगा। समेशन यानी कि किसी कोई कुछ फैक्टर्स के या कुछ वैल्यूज के, ऑब्वियसली किसके बारे में बात कर रहा होगा? ये एडिशन के बारे में बात कर रहा होगा। लॉजिकल चीज है। नाउ ये किसके एडिशन के बारे में बात कर रहा है? दैट्स द क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. If I give you water in the solid state, means what? Ice, yes? And I tell you, okay, you let this melt, what will it become? It will become H2O liquid, of course, which means melt मतलब मैं बोल रहा हूँ उसको heat दो, ठीक है, ऐसा बोल रहा हूँ उसको heat दो, तो आप बोलोगे okay, it will become H2O liquid, तो हम बोलेंगे ठीक है। तो इसमें हीट गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन हुआ। तो डेल्टा एच कैसा हुआ? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, है ना, सिंपल लॉजिकल। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा हम अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, फिर लिक्विड से मैं बोलता हूं अभी इसको स्टीम में कन्वर्ट करो, अभी गैस और हीट करो, क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव, है ना। तो दोनों टाइम पे हीट गेन हुआ, आप मान लो ऐसा हीट गेन हुआ, तो मैं इसको बोलता हूँ डेल्टा H1 और डेल्टा H2। समझ रहे हो बात को? ये पॉजिटिव में रहेगा। उल्टा करना है तो बोलूँ माइनस डेल्टा H1 और माइनस डेल्टा H2, गैस से लिक्विड कूल करके और लिक्विड से सॉलिड वापस कूल करके। ये भी तो क्लियर हो गई बात, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। कहने का ये मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड जाते वक्त जो हीट यानी जो एंथैल्पी हुई वो H1 थी, लिक्विड से गैस जाते वक्त जो एंथैल्पी थी उस चेंज की वो थी H2। अच्छा, बाय द वे, कैन आई से दिस इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आल्सो? दैट इज ट्रू। हियर आई एम गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, हियर आई एम गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो मैं इसको फ्यूजन और वेपराइजेशन भी बोल सकता था ना, कोई रॉन्ग तो नहीं है वो बात। अब आती है मेन चर्चे की बात आती है यहाँ पे कि बॉस, अगर मैं आपको बोलूं मुझे H2O सॉलिड से डायरेक्ट H2O गैस पे जाना है, क्या करना है? और मैं बोलूं ये डेल्टा H है, क्या बोला मैंने? H2O सॉलिड से डायरेक्ट H2O गैस पे जाना है और ये डेल्टा H है। ठीक है, तो हेस लॉ क्या बोलता है पता है? हेस लॉ बोलता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। क्या समझ में आया?
इससे क्या समझ में आया कि भाई यहाँ पर चेंज 2 स्टेप्स में हुआ था और यहाँ पर चेंज सिंगल स्टेप में हुआ है ना, 2 स्टेप में हुआ या फिर सिंगल स्टेप में हुआ, द टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। बस यही हेस लॉ, यही हेस लॉ है। अब जो लोग हेस लॉ को जेनेरिक तरीके से समझना चाहते हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ए टू बी का चेंज, बी टू सी का चेंज, सी टू डी का चेंज, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा H1, इसको बोलते हैं डेल्टा H2, इसको बोलते हैं डेल्टा H3, और ए टू डी का चेंज ए टू डी का चेंज को बोलते हैं डेल्टा H। और वो हेस लॉ को कैसे डिस्क्राइब करते बताओ, डेल्टा H विल बिकम इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। बोलो हाँ कि ना, सेम बात हो गई, एक ही बात हो गई है ना। अब इसको मैं बहुत सारे तरीके से आपको अप्लाई करके दिखा सकता हूँ, बहुत सारे तरीके से। और एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, C प्लस हाफ O2 gives CO, CO plus half O2 gives CO2। इसका डेल्टा H है और इसका डेल्टा H है, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया। समझो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से ऐड द 2 इक्वेशंस टुगेदर, क्या बोला मैंने, ऐड द 2 इक्वेशंस टुगेदर, कैन आई से CO CO कैंसल, फाइनल इक्वेशन क्या बना, हाफ O2 मतलब 1 O2 बना। बोलो हाँ कि ना, CO2। इसका क्या होगा, डेल्टा H। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की जरूरत नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड का डेल्टा H ऑफ, ये क्या था वैसे, डेल्टा H ऑफ, कार्बन मोनोऑक्साइड का डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन था। बोलो हाँ कि ना, ये तो बहुत डिटेल में सिखाया था पिछली बार बच्चों। कार्बन प्लस हाफ O2 गिव CO, यानी कि एलिमेंट से बताया था ना, एलिमेंट से बनाया तो फॉर्मेशन, तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। और ये क्या रहेगा, डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ CO इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्या ये बात आपके भेजे में गई? क्या मतलब है इसका, कि मुझे एक्चुअली CO2 बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो नोन वैल्यूज है उससे मैं सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये जान सकता हूं कि जब CO2 बनेगा तो कितनी हीट रिलीज होगी या फिर अब्जॉर्ब होगी, इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू है मुझे मिल जाएगी। आप सोचोगे इसका फायदा क्या है, क्या आप सोच सकते हो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, हेस लॉ की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए। सपोज आप में से कोई एक स्टूडेंट है जो आगे जाके एक इंडस्ट्री सेटअप करता है और बोलता है ठीक है यार, मैं इंडस्ट्री में ना हाइड्रोजन बनाऊंगा, आज से 20 साल बाद हाइड्रोजन की कार चलने वाली है, सबको मालूम है, ठीक है, हाइड्रोजन पावर्ड कार चलने वाली है। तो आप में से कोई एक इलॉन मस्क का चेला निकला, बोला अब मैं हाइड्रोजन पावर्ड कार बनाऊंगा, हाइड्रोजन के गैस के सिलेंडर्स चाहिए आपको बनाने, मैन्युफैक्चर करने। तो रिएक्शन करने से पहले, प्रैक्टिकली रिएक्शन करने से पहले, इज इट गुड फॉर यू टू कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज व्हेन यू आर डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सो दैट यू नो हाउ सेफ इट इज, राइट। आपको कितनी एनर्जी लगने वाली है या कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है, ये आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको काम आएगा ना। बस वही है हेस लॉ का फंडा। आप रिएक्शन लिख के पहले कैलकुलेट कर लोगे कि कितना सेफ है मेरे लिए वो मैन्युफैक्चरिंग और कितनी उसमें एनर्जी खर्च होने वाली है या कितनी एनर्जी मुझे मिलने वाली है। सिंपल बात है। सेम वे अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहता हूँ, एटम बॉम्ब बनाना चाहता हूँ, जो लोगों ने पहली बार एटम बॉम्ब बनाया, किसने बनाया था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, ठीक है, नहीं पता तो मालूम होना चाहिए। तो उन्होंने भी पहले कैलकुलेशन की होगी ना कि भाई ये रिएक्शन होगा, इसमें से इतनी एनर्जी रिलीज होगी तो इतना बड़ा बॉम्ब बनेगा, सीधी बात है ना। तो ये सारे फंडे हम लोग जो थियोरेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये रिएक्शन होगा तो इतनी एनर्जी होगी, ये कहाँ से आया, ये हेस लॉ से आया, रिएक्शन किए बिना ही आ गया। बात समझ रहे हो। तो अब देखते हैं हम हेस लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है। ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। काफी इजी, ए बी सी डी ऐसे इंडिविजुअल स्टेप्स जो है जोड़ के बनाओ तो ओवरऑल स्टेप्स का टोटल रिएक्शन का एंथैल्पी मिल गया। कितना इजी हो गया ये। आपको ये एज इट इज लर्न करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ का एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है विद हेस लॉ।
तो लॉ की स्टेटमेंट, डेफिनेशंस और लॉज की स्टेटमेंट आपको वर्ड बाय वर्ड मेमोराइज करनी है। हर लेक्चर में बताता हूँ, ये हर लेक्चर में मैं बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, कंसिडर द सिंथेसिस ऑफ NH3, ये बकवास है। एप्लीकेशन ऑफ हेस्लॉ पे आ जाओ सीधा, और एग्जाम्पल के नाम पे आप वो वाला लिखना जो मैंने CO और CO2 का लिख के दिया, वो ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है। NH3 का भी लिख सकते हो, दैट इज फाइन। 2H2 प्लस N2 दैट इज N2H4, इसका एंथैल्पी कितना होता है 95.4, और N2H4 का जब स्प्लिट होता है हाइड्रोजन ऐड करने से वो NH3 बनाता है, उसका एंथैल्पी कितना होता है -187। तो ऐड द टू इक्वेशंस टुगेदर, व्हाट यू गेट इज अमोनिया का फॉर्मेशन। तो अमोनिया बनाने से पहले ही आपको पता है कि भाई इसमें से 92.2 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो जब मुझे बड़े कंटेनर में लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया बनाना है तो कितनी, अगर 2 मोल में 92.2 किलो जूल रिलीज हो रही है तो 20 मोल में 922 हो जाएगी, 200 मोल में 9220 हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा बड़ा कंटेनर उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तो मैं छोटे कमरे में नहीं करूँगा ये, नहीं तो एक्सप्लोजन हो जाएगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे पता है इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने वाली। तो मुझे उसकी फैक्ट्री, अगर अमोनिया बनाने के लिए मुझे प्लांट लगाना है तो कितनी बड़ी जगह चाहिए, कितना एनर्जी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि एक्सप्लोजन ना हो जाए या वो ओवर हीटिंग ना हो जाए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आई होप ये आपके बुद्धि में जा रहा है सबके। सबने फैमिली मैन का सीज़न 1 देखा ही होगा, फैमिली मैन का सीज़न 1 है ना, या सीज़न 2 का स्टार्ट भी देख लिया होगा। तो केमिकल फैक्ट्रीज में वो लोग जो प्लांट्स लगाते हैं, दे हैव शोन वेरी नाइसली द हाउ द प्लांट्स आर एंड हाउ द प्रेशर इज कंट्रोल्ड ना, इन दैट एंड एपिसोड, लास्ट एपिसोड यू ऑल मस्ट हैव सीन, I'm not giving any spoilers, but they've shown very nicely the chemical plants and the chemical factories. तो आपको ये प्रैक्टिकली बहुत अप्लाई करने के लिए आएगा आगे जाके, आप ऐसा सोच सकते है ना। बाय द वे उसमें बहुत अच्छा दिखाया है, वो बहुत एक्यूरेट दिखाया वो लोग ने। वो उसको फॉस्फीन और फॉस्जीन के बारे में पूछता भी है, कार्बोनिल क्लोराइड। वो जो विलन रहता है वो जाके पूछता है कि फॉस्जीन कितना है आपके पास प्लांट में, क्योंकि फॉस्जीन इज अ पॉइजनस गैस, वो रिलीज करना चाहते हैं, है ना। खैर, so that was just interesting, something interesting to note for science students in that episode. खैर, so Hess law ये जो था, ये ऐसे रिएक्शंस की एंथैल्पीज हमको बता सकता है जिन्हें हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। You actually don't have to perform the experiment, you can just theoretically calculate the enthalpy, right? And that's how simply Hess law can be applied. Let's take a few examples directly of Hess law. As I mentioned, Hess law का न्यूमेरिकल आप ये बात राइटिंग में ले लो मेरे पास से कि आपके एग्जाम में आने का गारंटी है। आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल 4.15, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द गिवन रिएक्शन एज दिस। ना आपको मैंने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स पढ़ा है, जो भी चैप्टर्स पढ़ा है, उसमें हमेशा मैं क्या बोलता हूँ कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन, है ना। जैसे मैंने आपको कीवर्ड बताया, रिवर्सिबल होगा तो W मैक्स यूज़ करना, गैस दी होगी, पिस्टन दिया होगा तो W यूज़ करना, और केमिकल रिएक्शन होगा तो W इज इक्वल टू डेल्टा NRT यूज़ करना। ये याद है ना सभी बच्चों को, हर एक के लिए हमने किया हुआ। इवन सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में हमने देखा था कि भाई राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर दिया रहेगा तो राउल्ट्स लॉ यूज़ करना, वगैरह वगैरह। ऐसे यहाँ पर आप देखो हेस लॉ को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। पहले तो सबसे सिंपल तरीका, मल्टीपल केमिकल इक्वेशंस दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे बच्चों, क्या दिए रहेंगे, देखो 1 2 3 मल्टीपल केमिकल इक्वेशन दिए, बरोबर है, हर एक का एंथैल्पी वैल्यू दिया। तो ये तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। अच्छा, मल्टीपल इक्वेशन दिए, आंख बंद करके क्या लगाओगे आप, हेस लॉ लगा दोगे। आंख बंद करके क्या लगाओगे, हेस लॉ। कोई मतलब उसमें शक की, कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है आपके पास। बात समझ में आ गई। जैसे अब देखो, अच्छा मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस दिए हैं, सबकी एंथैल्पी दी हुई है, आंख बंद करके हेस लॉ लगा। एक तो दूसरी चीज कि आपको एक फाइनल इक्वेशन अचीव करने के लिए दिया होगा, मतलब मल्टीपल इक्वेशंस आपको गिवन में दिए होंगे और एक फाइनल इक्वेशन आपको अचीव करना होगा। आप कैसे अचीव करोगे बताओ। आप जो 3 गिवन इक्वेशंस हैं
उनको एल्जेब्राइक इक्वेशंस की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फाइनल इक्वेशन ले आओगे। बात सिंपल हो गई। बस यही है एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। चलो पहले देखते हैं हम लोगों को इस क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों। आपके स्क्रीन पे आप लोगों को गिवन दिख रहा होगा, गिवन लिख लेंगे क्या क्या दिया है। इसमें थोड़ी सी मेहनत है, जब आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट 3 मार्क्स का आएगा। थोड़ी सी मेहनत ये है कि इसका गिवन थोड़ा लंबा होता है, पूरा का पूरा रिएक्शन विद आपको सॉलिड लिक्विड गैस है ना, विद एंथैल्पी वैल्यूज बहुत क्लियरली प्रिसाइसली लिखना है। तो ध्यान से देख लेना किस तरह लिखा जाएगा। सिलिकॉन सॉलिड, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखते हैं, सिलिकॉन सॉलिड प्लस O2 गैस gives SiO2 सॉलिड। इसका डेल्टा एच कितना दिया है, इस तरह से लिखो, क्लीनली नीटली लिखना है, -911 किलो जूल। ठीक है, चलो फटाफट दूसरे 2C प्लस 2C, अच्छा 2C ग्रेफाइट लिखा है, मतलब 2C सॉलिड लिख दूं, शॉर्ट करने के लिए 2C सॉलिड लिख दूं, ग्रेफाइट मतलब। ठीक है, वो लोग ने ग्रेफाइट क्यों बोला, क्योंकि एलोट्रोप हमको पता है ना, ग्रेफाइट डायमंड फुलरीन होते हैं। ठीक है, O2 ऑब्वियसली गैस, CO गैस। इसका कितना डेल्टा एच, अच्छा वो लोग ने डेल्टा एच आर क्यों लिखा है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, आप आर नहीं लिखोगे तो चलेगा, इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, आर नहीं लिखोगे तो चलेगा, दैट बी -221 किलो जूल। प्लस माइनस का गड़बड़ मत करना, पूरा 0 हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चे लोग, सो फार एवरीबडी विथ मी। तीसरे का डेल्टा एच कितना दिया बच्चों, -65.3 करंट जोहर है, मतलब किलो जूल है ना, केजी। ये 3 हमको दिया हुआ है, और ये देखो उसने पूछा है कौन से रिएक्शन का, SiO2 + 3C gives SiC + 2CO to find एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, टू फाइंड डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन SiO2 प्लस, सॉरी आई फॉरगॉट क्या था क्वेश्चन, SiO2 + 3C gives SiC + 2CO, SiO2 + 3C gives SiC + 2CO. Just confirm, have I written it correctly? Yes, 3C 2CO. Obviously this was solid, 3C was solid, SiC was solid, this was gas. Standard. तो डेल्टा एच लिखूं कि डेल्टा एच नॉट लिखूं, एच नॉट। क्यों, स्टैंडर्ड का मतलब नॉट, ये भी पता है। कितना आसान हो रहा है देखो, आप एज इट इज आपको लिखना है, कुछ दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन क्या रहेगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ अपन क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ अपन सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं ना अलजेब्रा इक्वेशंस का। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पर फोकस करने की बात है, ध्यान से जरा देखना। ऑपरेशंस करने से पहले ही सोच समझ के पहले डिसाइड कर लो कि क्या आप ऑपरेशंस क्या क्या ऑपरेशंस करने वाले हो। SiO2 यहाँ पर मेरे पास राइट साइड पे है, और जो फाइनल मेरे को अचीव करना है वहां पे लेफ्ट साइड पे, बोलो हाँ कि ना। गिवन में राइट साइड पे है, जो चाहिए उसमें लेफ्ट साइड पे। तो कॉमन सेंस कोई गधा भी बता देगा कि क्या करना पड़ेगा। इक्वेशन वन को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। इक्वेशन 1 को रिवर्स नहीं करूंगा तो मेरे को राइट का लेफ्ट साइड पे नहीं मिलेगा, बरोबर बात है।
तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। क्या ये बात भेजे में गई? अच्छा, जब इक्वेशन 1 को रिवर्स करूंगा तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? बूझ रहे हो? हाँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो द नेगेटिव साइन ऑफ द फर्स्ट, तो तुम लोग समझो सर भैया, मतलब नो ऑफेंस टू भैया पीपल, दे आर माय गांव वाला पीपल, बट ओके। सो देखो 911 माइनस में दिया हुआ था बच्चों पहले इक्वेशन में, अगर उसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ हमारे दिमाग में। हर स्टेप पे आपको ये चेक करना है कि भाई गिवन में कौन सी साइड पे था और जो चाहिए, जो अचीव करना है उसमें कौन सी साइड, बस इतना करोगे हेस्ट लॉ गारंटीड करेक्ट आने वाला है। अच्छा, दूसरा देखते हैं भाई, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, दोनों लेफ्ट साइड पे। आप बोलोगे ठीक है, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो क्या मैं इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो मेरे को 3 कार्बन मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड पे मिलेंगे, बरोबर बात है। एवरीबडी अग्रीज विद दिस, है ना? ओके, आप बोलोगे ठीक है भाई, सही बात है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर मेरे को ना ही साइड चेंज करनी है ना ही साइन चेंज करना है, क्योंकि दोनों को मैंने ऐड करना है सिर्फ, ठीक है, और दोनों लेफ्ट साइड पे ही चाहिए। ये क्लियर हो गया। तो Si2 सॉर्टेड, कार्बन सॉर्टेड। व्हाट अबाउट SiC? इन द गिवन इक्वेशन वेयर इज इट? ऑन द राइट हैंड साइड, एंड इट इज 1 मोल। In the to find equation, where is it? On the right hand side, it is 1 mole. So do I need to change anything? Nothing. अच्छा, यहाँ पर 2CO, यहाँ पर 2CO. Do I need to change anything? No. दोनों राइट साइड, दोनों 2 मोल। ना ही मल्टीप्लिकेशन करना है, ना उसको कुछ साइन चेंज करना है, ना उसका साइड चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। अब एक चीज़ बची, एक लास्ट चीज़ बची कि सर यहाँ तो ऑक्सीजन भी है और सिलिकॉन भी है, तो उसका क्या करेंगे? तो आप ध्यान से देखिए कि जब मैं इक्वेशन 1 को रिवर्स करूंगा तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन कैंसल आउट हो जाएगा। बोलो हाँ किया। तो Si और O2 कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स किया। क्लियर ना? अब हम लोग एक्चुअली सॉल्यूशन देखते हैं, अब काफी इजी हो जाएगा। Si सॉलिड plus O2 gas gives SiO2 solid, इसका डेल्टा H -911 किलो जूल। जैसा कि मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बट ये थोड़ा से टायरिंग होते हैं, थोड़े से बोरिंग होते हैं, क्योंकि आपको सेम चीज़ बार बार लिखनी पड़ती है। थियोरी में, MCQ में तो बड़े मस्त होते हैं, बहुत इजी ना। आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं? यहाँ पे यू हैव टू मेंशन, क्या मेंशन करेंगे बच्चों? रिवर्सिंग दी अबाव इक्वेशन। आप ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? रिवर्सिंग दी अबाव इक्वेशन। तो क्या होगा बच्चों? SiO2 गैस gives Si solid plus, sorry, SiO2 solid, SiO2 solid, SiO2 solid gives Si plus O2। इसका डेल्टा H कितना हो जाएगा बताओ? प्लस 911 किलो जूल। ठीक है, प्लस साइन ध्यान से, मतलब एग्जामिनर को बेसिकली आपका फुल जो आइडिया है वो ये है कि एग्जामिनर को ऐसे बोला, देख देख देख, दिख रहा मैंने पॉजिटिव लिखा है, मार्क्स मत काट, ध्यान से। ठीक है, यू हैव टू शो इट दैट वे। अंकल आप पेपर करेक्ट कर रहे हो, आप देखो मैंने लिखा है, मार्क्स नहीं काटने का। तो आपने लिख दिया रिवर्स। बाकी 2 इक्वेशन आपको एज इट इज लिखने हैं, तो मैं तो कर दूंगा कॉपी पेस्ट, आप करेंगे, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आप लोग लिखो।
मैं तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा तीनों इक्वेशन रेडी। ये हो गए मेरे तीनों इक्वेशन रेडी हो गए। ठीक है, आई विल कॉल देम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है बच्चों, अब आप सोचेंगे कि सर आपने इक्वेशन को रिवर्स करके फिर 1 क्यों लिखा, आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा 2 + 3 - 1। ऐसा भी आपके दिमाग में आ रहा होगा डाउट, है ना। आप 2 + 3 - 1 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, इट मीन्स द सेम थिंग। हाँ बच्चों, आप 2 + 3 - 1 भी लिख सकते थे, इट इज एब्सोल्युटली अलाउड। आई डिड दिस सो दैट इट्स मोर सिंपल फॉर यू, थोड़ा और आसान लगता है। ठीक है ना, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड। तो हम लोग एक मिनट ऐसा लिख देते हैं ना पहले, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। आपको है ना वो ऑपरेशन बताना पड़ता है, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 टुगेदर, है ना। तो आपका आंसर आ जाता है ऐसे। अब इक्वेशन को ऐड करने का फंडा मैथमेटिकली या एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह आप कर सकते हो। तो जो चीज़ें ऑपोजिट साइड पे वो क्या होती है, कैंसल, सेम साइड पे क्या होती है, ऐड हो जाती है, पता है ना सबको ये। तो SI सॉलिड और SI सॉलिड कैंसल, और O2 और O2 कैंसल। बाकी कुछ और कैंसल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो बस जो बचा हुआ वो लिख दो, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड पे, राइट साइड का राइट साइड पे। SiO2 सॉलिड प्लस 3C solid, yes, and here you have SiC solid and CO gas, 2 मोल। अच्छा, जब तीनों इक्वेशन को ऐड किया तो तीनों की एंथैल्पी को भी ऐड करना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। तो प्लस 911 ऐसा कर सकते हो। 221 + 65.3 करो जल्दी जल्दी, कितना होगा 220 + 60 280 285 286 286.3, मतलब 911 - 286.3। सही कर रहा हो बच्चों, कितना आएगा वैल्यू 7 9 - 6 3, सॉरी थोड़ा फेयर करते हैं ना ढंग से, 911 286.3 माइनस ओके, कितना आएगा 7 10 - 6 4 10 2 और 6, मतलब ये आएगा 624.7। सो आंसर आ गया, डेल्टा H नॉट फॉर द रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन भैया, यही तो उसने पूछा था, है कि नहीं। डेल्टा H नॉट फॉर द रिएक्शन is 624.7 करंट जॉल, करेक्ट, किलो जूल। आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल, आपकी टेक्स्ट बैक एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन 4 का 9th। ठीक है, सेम हिंट क्या दिया था मैंने, क्या मल्टीपल इक्वेशन दिए, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 CO CO2। अच्छा, और एक इक्वेशन आपको ढूंढने को दिया, पर यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, उन्होंने आपको और एक दिमाग लगाने के लिए बोला।
उन्होंने इसका पूरा इक्वेशन लिख के नहीं दिया, क्या लिख दिया, सिर्फ एच ऑफ फॉर्मेशन। क्या लिख दिया बच्चों, एच ऑफ फॉर्मेशन। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एफ जो लिखा हुआ ना, एफ, यानी कि टेक्निकली वो आपको क्या बोल रहा है लिखने के लिए। एच ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को, फॉर्म्ड फ्रॉम। ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, तीनों का आपको फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्म। तो यहां पर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इक्वेशन भी खुद से लिखो। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आता तो ये क्वेश्चन के 3 मार्क गए हाथ से। तो डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है, जो पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में किया था। ठीक है, नहीं आता तो वापस एक बार रिवाइज करना डेफिनेशन। गिवन फॉर्मेशन कैसे बोला था बच्चों, एलिमेंट्स से बनाने को बोला था। तो गिवन टेक्निकली वो आपको ऐसे दिया है उसने, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। मैं ऐसे लिख लेता हूँ फटाफट, आप भी इस तरह से लिखेंगे, प्रेजेंटेशन पे फोकस रहेगा आपका। ठीक है, डेल्टा एच नॉट ऑफ Fe2O3, फिर CO, फिर CO2, इस तरह से क्लियर, एकदम क्लीन एंड नीट। माइनस साइन अच्छा बड़ा ऐसे अच्छे से क्लियरली लिखना माइनस साइन। ठीक है, बहुत बार आप लोग ऐसा लिखते हो -4 और वो -4 इसमें चिपक जाता है, -7 इसी में चिपक जाता है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है फिर। ठीक है ना, तो -824 करण जौहर पर मोल के किलो जूल पर मोल, -110 किलो जूल पर मोल से पता चल रहा है 1 मोल बनाना है यार। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है बच्चों, -393 किलो जूल। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए हमारे 3 गिवन इक्वेशन। और हमको ढूंढना क्या है देख लो जरा, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट बच्चों। Fe2O3 + 3CO give 2Fe + 3CO2. So to find, जल्दी to find delta H for the reaction Fe2O3 + 3CO gives 2Fe + 3CO2. ये ऑब्वियसली सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है। सही लिया मैंने, 2 3 सब बराबर। बस ये मेरे को ढूंढना है। बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? आंसर खुद से कर लेंगे आप लोग, कर पाएंगे? चेक करो। फिर से फंडा वही लगाना है जो मैंने बताया था। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे। फंडा क्या लगाना है, पहले तो हम लोग इक्वेशन अपने अपने लिख लेंगे। ठीक है ना, अपने इक्वेशन लिख लेते हैं फटाफट। क्या था, 2Fe + 3/2O2 गिविंग Fe2O3, फिर C + ½ O2 गिविंग CO, फिर C + O2 गिविंग CO2। क्या ये बात क्लियर हो गई? और क्या यहाँ पर गलती की है मैंने, अभी तक क्या नहीं लिखा? ये सब टाइम पास वाली चीज़ें, सॉलिड गैस, सॉलिड सॉलिड गैस गैस, सॉलिड गैस गैस, सारी चीज़ें लिख देने की। ठीक है ना, जब बोर्ड्स की बात है तब। एमसीक्यूज़ में तो कोई टेंशन ही नहीं, एमसीक्यू में तो 2 सेकंड में आंसर आप ले आओगे, वो मुझे पता है। ठीक है, हर एक का क्या क्या वैल्यू दिया वो भी बता दो बच्चों। इसका डेल्टा एच, अभी एफ लिखने की ज़रूरत है? अभी एफ लिखूँ नहीं, क्योंकि इक्वेशन ही लिख दिया ना मैंने, तो डेल्टा एच में इक्वेशन का लिख रहा हूँ। समझ में आ रही बात? ठीक है, कितना, 824, 110 और 393, मतलब -824, इसका है -110, इसका है -393। मैं एक वो भी नहीं लिख रहा, यूनिट नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है। चलो ठीक है, अंडरस्टूड बात।
अब आपको चाहिए कि भाई आपका जो फाइनल इक्वेशन है वो आना चाहिए। फाइनल इक्वेशन में ध्यान से देखना, अगेन फंडा क्या है, Fe2O3 कहाँ है बच्चों, लेफ्ट साइड पे फाइनल इक्वेशन में, और आपके गिवन इक्वेशन में कहाँ पे है गधे बच्चों, बताओ जल्दी, कहाँ है, राइट साइड पे। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को रिवर्स, पीछे लेंगे, पीछे नहीं लेंगे, उल्टा करेंगे, रिवर्स। अच्छा 3CO, तुम्हारे पास कितना CO है, CO कितना है तुम्हारे पास, पहली बात तुम्हारे पास CO है राइट साइड पे, पहली बात क्या है, CO कितना है, एक ही है और राइट साइड पे। और इक्वेशन में कैसा, फाइनल इक्वेशन में कैसा चाहिए, ध्यान से देखना जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड पे। कितना चाहिए, 3। तो क्या करूंगा बोलो, रिवर्स भी करूंगा और मल्टीप्लाई बाय 3 भी करूंगा। गया बुद्धि में, दिमाग में गया, सिंपल बात है, कितना इजी। अच्छा CO2 के बारे में बताओ, CO2 राइट साइड पे चाहिए, लेकिन फाइनल इक्वेशन में 3 मांगता है और ओरिजिनल इक्वेशन में 1 ही है, मतलब क्या करना पड़ेगा, × 3, मतलब कितना इजी। दे आर जस्ट हैंडिंग यू द सॉल्यूशन ऑन अ प्लेटर, आई मीन सीरियसली। चलो फटाफट करेंगे, चलो क्या लिखेंगे आप सबसे पहले बच्चों, रिवर्सिंग इक्वेशन you have to write the operations when you are writing the board exam का थियरी में जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। नाउ जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस मैं आपको बोल देता हूँ, आप इसके बाजू में ऐसा लिख देना, रिवर्सिंग, इसको आप क्या लिखना, रिवर्स करने वाले हो तो आप लिख देना रिवर्सिंग। इसको आप लिखना मल्टीप्लाई बाय 3 एंड रिवर्स, और तीसरे वाले को क्या लिखना, मल्टीप्लाई बाय 3। समझा? उसके बाजू में आप ब्रैकेट करके लिख सकते हो इस तरह से, और इनके जो ऑपरेशंस है आप नीचे यहां पे लिख लेंगे। अब जो ऑपरेशंस है वो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। Fe2O3 giving 2Fe plus 3/2 O2। क्या ये बात क्लियर हुई? 2Fe plus 3/2 O2। इसका डेल्टा एच कितना आएगा बच्चे लोग, प्लस 824 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, क्यों प्लस 824 क्यों आया, क्योंकि हमने ओरिजिनल साइन को क्या करा, रिवर्स कर दिया। ठीक है, अच्छा सेकंड वाले को मल्टीप्लाई बाय 3 एंड रिवर्स, कैन यू सी दैट, सो 3CO will give you 3C plus 3/2 O2। बरोबर बोल रहा हूँ बच्चों। इसका डेल्टा एच कितना आएगा बताना, प्लस 330। कैसे, माइनस का प्लस हुआ और 110 का 3 टाइम्स कितना हुआ, 330। बुद्धि में गया, बोलो हाँ कि ना, बहुत इजी हो गया। अच्छा ये सॉलिड वाला ये सब टाइम पास लिख देना, सॉलिड, इसके भी मार्क काटेंगे वो आगे, अगर आपका पेपर मॉडरेशन में गया तो काटेंगे। ठीक है, ओके। तीसरा क्या लिखेंगे, ओनली मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, 3C प्लस 3C प्लस 3 O2 gives 3 छोटू सॉलिड गैस यानी गैस। कितना थे, कितना हो गया ये, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 3 3 जा 9, तो -1 1 7 9 बरोबर है, 1179। यस, बस अब क्या करना है, अब तीनों को जस्ट
What did we do? Just add. So adding equation 1, 2 and 3. अच्छा, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स का एक इसका अलग मेथड होता है सॉल्व करने का, कि इसको वो लोग 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 ऐसे बहुत सारे इक्वेशन बनाते जाते हैं. गलत नहीं है, पर ट्राई एंड मेक एज लिटिल नंबर एज स्मॉल अ नंबर एज पॉसिबल. तो जितने भी तुमको ऑपरेशंस करने वो कर लो, फिर उसके बाद इनको नंबर दे देना. जो फाइनल तुम लिखोगे ना 1 2 एंड 3, उनको नंबर दे देना. ठीक है बच्चों. इससे क्या है कि आपको गलतियां होने का चांस जो है, आपके सिली मिस्टेक्स जो होते हैं आप लोगों के बहुत बार होते हैं, आई नो हर बच्चा के यही बोलता है सर सिली मिस्टेक हो गया, वो सिली मिस्टेक अवॉइड हो जाते हैं इससे. ठीक है, चलो फटाफट खत्म करेंगे. थ्री सी और 3c ऑपोजिट साइड पे कैंसिल. 3/2 3/2 यानी कि ये 1.5 था और ये भी 1.5 था. ये 1.5 और 1.5 कितना हुआ? 3 हो गया. बोलो हाँ कि ना? 3 मोल ऑक्सीजन हो गया ना. तो ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा. करेक्ट बोल रहा हूँ? 3 मोल ऑक्सीजन राइट साइड पे, 3 मोल ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे. कोई गलती नहीं, कोई गड़बड़ नहीं. बाकी कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं. अब जो बचा वो एज इट इज लिख दो और चेक करो कि हमको यही चाहिए था क्या. ऑफ कोर्स वही चाहिए था, इसलिए तो इतना सारा टाइम पास किया है. This is the easiest and the most short way of getting your correct answer. No scope of going wrong at all. Now what do you do? 824 plus 330 कितना होता है बच्चों? 4 5 1154 है ना, -1179 कितना होता है? -25. बरोबर है बच्चों? तो आंसर आपका क्या आ गया? डेल्टा H नॉट फॉर द इक्वेशन और फॉर द रिएक्शन. मैं मतलब आपको इतने डिटेल में लिख के दे रहा हूं कि आप एज इट इज इसको लिख के रट भी लोगे ना आपके बोर्ड्स के लिए, तो भी आपके फुल मार्क पक्के. इज -25 किलो जूल. आंसर आ गया. ठीक है बच्चों, मैंने हर एक आपको इक्वेशन का सॉल्व करके यहाँ पे दिया. अब हेस लॉ के जो एक दो और सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों हैं आपके टेक्स्ट में, वो आप खुद से और प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो. तो वहाँ पे आपका हेस लॉ खत्म हो गया. लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट डील्स विद एंट्रोपी. ना आपके टेक्स्ट बुक में एक बहुत बड़ी गलती है यहाँ पर, वो मैं आपको क्लियर बता दूंगा ताकि आप उस मिस्टेक को अवॉइड कर सको. ये तो फिजिक्स में आप लोग जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो आपका बहुत मिस्टेक हो जाएगा. ध्यान से देखना. अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का. स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस. अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है बच्चों? इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है? जैसे आप ऐसा बोलते हो कि कपिल शर्मा जो स्टैंड अप कॉमिक है, मुझे तो पसंद नहीं उतना, बट वो है बहुत स्पॉन्टेनियस है, लोग बोलते हैं. मतलब उसका मतलब क्या है स्पॉन्टेनियस? बहुत फनी जवाब देता है वो. फनी उल्टा जवाब देता है ना आपको. आप उसको कुछ बोलोगे तो कुछ वो उल्टा बोलता है आपको, और फनी होता है वो, तो उसको अपन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं इंग्लिश में. इसका मतलब कि समथिंग दैट हैपेंस वेरी ऑटोमेटिकली, जिसके लिए ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं इंग्लिश में. सही बोल रहा हूँ? केमिस्ट्री में भी आप सिमिलर लॉजिक लगाओ, सिमिलर दिमाग लगाओ. केमिस्ट्री में स्पॉन्टेनियस का मतलब वो चीज़ जिसके लिए आपको बहुत सारी एनर्जी कंटिन्यूसली ना सप्लाई करनी पड़े. ठीक है, मैं आपको सिंपल भाषा में इसका मीनिंग समझा रहा हूँ वर्ड का, बहुत ध्यान से सुनना. केमिस्ट्री में स्पॉन्टेनियस का अर्थ है या मीनिंग है वो रिएक्शन या वो चेंज जिसके लिए आपको कंटिन्यूसली एनर्जी की सप्लाई ना करनी पड़े. जैसे कि
जैसे कि आपने बर्फ को बाहर रखा तो वो अपने आप पिघलेगा, आपको क्या उसको गर्म करना पड़ता है क्या गैस पे? नहीं, तो ये स्पॉन्टेनियस अपने आप हुआ ना, स्पॉन्टेनियस। बहुत सिंपल, ओवर सिंप्लीफाइड आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में स्पॉन्टेनियस का मीनिंग चला जाए। जैसे बटर आपने बाहर रख दिया, पिघल गया, सॉफ्ट हो गया, स्पॉन्टेनियस। सोडियम को आप पानी के नजदीक लाए, रिएक्शन हो गया, अपने आप हुआ ना, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं? पेट्रोल को मैंने ऐसे रखा हवा में, तो क्या वो अपने आप आग पकड़ता है कि मुझे पहले फ्लेम दिखाना पड़ता है? आई हैव टू गिव अ फ्लेम ना। अपने आप तो नहीं होता कि अच्छा पेट्रोल को हवा में रखा, नहीं अब आग लग जाएगी, नहीं होता ना भाई, तुमको माचिस दिखाना पड़ता है ना उसको, राइट? तो तुमको ये पता है कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, समझ में आ गया होगा, है ना? जो अपने आप से हो सके या अपने आप से सस्टेन कर सके जो रिएक्शन, उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जो अपने आप से ना हो, जिसको आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जिसको किक स्टार्ट देना पड़ता है, बेसिकली आपको उसको किक स्टार्ट देना पड़ता है, वो क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है बच्चों, वो क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस वाले रिएक्शन ज्यादा करके इरिवर्सिबल होते हैं। स्पॉन्टेनियस वाले रिएक्शन कैसे होते हैं? ज्यादा करके इरिवर्सिबल होते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस वाले ज्यादा करके क्या हो जाते हैं? रिवर्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये तो खैर छोटा सा एक पॉइंट था। अब आपको ये समझना है कि स्पॉन्टेनियस हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी रिएक्शन को कब बोल सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट SAQ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स फॉर 2 मार्क्स। की पॉइंट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या बोलेंगे? की पॉइंट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। It occurs on its own, does not require external agency. External agency मतलब external कोई push उसको नहीं चाहिए। Proceeds in one directional, unidirectional होता है। Unidirectional, सिंपल भाषा में unidirectional यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट खत्म, रिवर्सिबल नहीं होता, अभी बताया ना। ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड और स्लो। Spontaneity is not concerned with the rate of reaction. एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। आयन का रस्टिंग, लोहे में आजकल मॉनसून सीजन में लोहे में रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। ये स्लो प्रोसेस है कि फास्ट प्रोसेस है? स्लो है ना, ऐसा तो नहीं कि आज रखा और कल जंग लग गई, स्लो है। पर ये स्पॉन्टेनियस है कि आप जाके जंग लगाते हो, ऐसा होता है क्या? आप रात को चुपके से उठे, जंग लगा दिया, सुबह घर वाले उठे, बोले अरे यार फर्स्ट हो गई, है ना? ऐसा तो नहीं होता, अपने आप हो रहा है ना भाई ये। तो स्पॉन्टेनियस भी है और स्लो भी है। तो स्पॉन्टेनियस का स्लो और फास्ट से कोई लेना देना नहीं है। चौथा क्या है? प्रोसेस कंटिन्यूस टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। द स्पॉन्टेनियस दैट इज नेचुरल प्रोसेसेस टेंड टू अकर इन अ डायरेक्शन दैट लीड्स टू इक्विलिब्रियम। नेचुरल प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनसे इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है, क्योंकि जो कंपाउंड बन रहा है वो अपने स्टेबल स्टेट में बनना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट में बनना चाहिए। ये फंडा है। अब एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी का क्या फंडा है, ये आप सिर्फ रीड करेंगे। ये पूरे पैराग्राफ को आप क्या करेंगे? ओनली रीड, इसके ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग नहीं खपाने का, रीड करने का, छोड़ देने का। आते हैं एंट्रोपी पे। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी का मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन देता हूं एक वर्ड में। जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी उनको ये वर्ड बहुत पसंद है। क्या है? chaos. What does chaos mean? Can I say randomness? Yes. chaos का मतलब lack of organization, lack of structure, मतलब तितर बितर चीजें चल रही हैं, कुछ भी ऊबड़ खाबड़ उथल पुथल चल रहा है, उसको chaos बोलते हैं, है ना? यस। तो एंट्रोपी का सबसे सिंपल भाषा में
अगर मैं अर्थ आपको मीनिंग बताऊं तो वो है केओस, यानी कि रैंडमनेस। आप सोच के मुझे बताना खुद ही, सॉलिड, लिक्विड और गैस किसमें ज्यादा रैंडमनेस होती है? सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसमें रैंडमनेस ज्यादा होती है? सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में? ऑब्वियसली गैस में, सीधी बात है बच्चों। तो कहना से एंट्रोपी गैसियस स्टेट में ज्यादा होती है? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि डिसऑर्डर होता है ना। तो एंट्रोपी को आप बहुत सारे वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते हो, केओस, रैंडमनेस और डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, है कि नहीं? प्रकृति यानी कि नेचर क्या चाहता है कि चीजों में ऑर्डर, अरेंजमेंट आए, है कि नहीं? चीजों में आए। और एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि बहुत सारी चीजें गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती भी है, तो यानी कि डिसऑर्डर की तरफ भी एक जाने का क्या बोलते हैं टेंडेंसी होता है। इन जनरल अगर मैं यूनिवर्स को बोलूं, यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग, मीन्स इट इज गोइंग टुवर्ड्स मोर एंट्रोपी और लेस एंट्रोपी। I said universe is ever expanding, right? Universe is expanding at a constant rate. Everybody knows this, right? So it is always going towards more entropy. मैं पानी को थोड़ी सी एनर्जी देता हूं तो ये लिक्विड से स्टीम बन जाता है, गोइंग टुवर्ड्स मोर एंट्रोपी। मेटल को हीट करता हूं, पिघल जाता है, लिक्विड बन जाता है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स मोर एंट्रोपी। हम जब मरते हैं, हमारा शरीर हम जला देते हैं या दफना देते हैं या जो भी है, ठीक है, इफ वट एवर यू डू आफ्टर योर डेड, what will happen? Your body will get disintegrated, going towards more entropy or less entropy. What do you think? ये randomness, more entropy, obviously, right? In general, आपके दिमाग में ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा, whenever we are talking about the universe, the tendency is always to go towards more entropy. Yes or no? है ना? तो जब दो चीजें ऐसे रिएक्टिव हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं अच्छा सोडियम हाईली रिएक्टिव है, फलाना एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, फलाना कंपाउंड हाईली रिएक्टिव है। क्यों कर रहे हैं रिएक्शन? क्योंकि वो एंट्रोपी है उनकी, वो उनका डिसऑर्डर है, वो शांति से एक जगह बैठ नहीं रहे, है ना। अभी तक हम लोग उसको एनर्जी से रिलेट करते थे, हम हमेशा बोलते थे मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, ये बोला है ना मैंने, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चला, अच्छा एंट्रोपी की भी बात होती है, राइट। तो यहां पर आपको लिखना, जो मार्क करना है वो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। कॉन्सेप्ट आई होप सबको समझ में आ गया, रैंडमनेस या केओस या डिसऑर्डर का। अब आपको डेफिनेशंस और जो पॉइंट्स है वो क्या मार्क करने, देखो, डिसऑर्डर ऑफ और रैंडमनेस इज मेजर्ड बाय द टर्म एंट्रोपी। ग्रेटर द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, मोर इज इट्स एंट्रोपी, राइट। मेल्टिंग ऑफ आइस, vaporization of liquid show that disorder increases as it passes from solid to liquid to gas. Agreed? ये मैंने अभी समझाया आप लोगों को, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस क्या होता है, एंट्रोपी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। इन विच आई कैन से एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। एंथैल्पी वॉज डेल्टा एच, एंट्रोपी इज डेल्टा एस। एस इज एंट्रोपी। गया दिमाग में? यस बच्चों, दिस पैराग्राफ जस्ट रीड, इज जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन। हाउ डू यू क्वांटिफाई एंट्रोपी? अभी आज जरा बात करते हैं क्वांटिफिकेशन की। अच्छा, आप सोचोगे कि ठीक है सर, आपने बोल दिया रैंडमनेस होती है, डिसऑर्डर होती है, हमने मान लिया, अब उसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करें नंबर में, क्वांटिटी को कैसे बताएं, राइट। तो जो क्वांटिटी है, यानी कि जो एंट्रोपी की आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो दिया जाता है एज S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाई T। व्हाट इज Q बच्चों? Q इज हीट, Q इज हीट एक्सचेंज। मैंने आप लोगों को ये तो करवाया है अपने साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क और हीट के, प्लस Q माइनस Q किया था ना हमने, प्लस W माइनस W किया था। तो आप देखेंगे यहां पर
yes, so S is equal to Q reversible by T. Delta S is Q reversible by T. Q was heat of a reversible process upon obviously temperature. तो हीट जो है वो जूल में होती है, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होता है, तो जूल पर केल्विन। एंट्रोपी का यूनिट क्या हो गया, जूल पर केल्विन। ठीक है, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। ये सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कौन सा वाला स्टेट फंक्शन है, कौन सा वाला पाथ फंक्शन है, एमसीक्यू सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। You all know what a state function and a path function is. Again, everything else is just basic. They have just explained the. अच्छा, एक बार वो आपको आइडिया आ गया ना कि एंट्रोपी क्या होती है, बाकी फिर आप रीड कर सकते हो, सिर्फ रीड कर लो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया उसके ऊपर है। इसमें कुछ भी मार्क करने जैसा लिखने सा नहीं है, ढंग का बकवास है। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। अब एक चीज इसमें गलती जो है आपके टेक्स्ट बुक की, वो मैं आपको बता दूं, एंट्रोपी का सेकंड लॉ से कोई लेना देना नहीं है। एंट्रोपी का एक्चुअली थर्ड लॉ से लेना देना होता है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ वाली स्टेटमेंट जो है ना, आप यहां से कैंसिल कर देना। सेकंड लॉ का लेना देना होता है विद अ मशीन, जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे एक्चुअली। ठीक है, नो मशीन इज मेड विद एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ यूनिटी करके स्टेटमेंट होता है सेकंड लॉ का। ठीक है, उसका एंट्रोपी से कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, डू नॉट लर्न रॉन्ग थिंग्स। हाँ, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी का लेना देना है, पर उसका सेकंड लॉ से कोई लेना देना नहीं है। तो सेकंड लॉ वाली स्टेटमेंट आप कैंसिल कर देना बच्चों। ठीक है, क्लियर कट। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। मैंने अभी बताया आपको, no energy can be made with an energy efficiency of, no machine can be made with energy efficiency of unity। ये फिजिक्स में आता है, यहाँ पे नहीं आता इतना। ठीक है, एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी का क्या लेना देना है। ठीक है, सो सेकेंड लॉ का दे हैव मेंशन्ड फ्रॉम एंट्रोपी पॉइंट ऑफ व्यू। एज आई मेंशन्ड, एंट्रोपी एक्चुअली सही वर्ड नहीं है। आप बोल सकते हो एनर्जी, दैट देयर शुड बी द वर्ड एनर्जी देयर। और जैसे फर्स्ट लॉ के हमने 4 अलग अलग स्टेटमेंट देखे थे, याद होगा आप लोगों को। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था, फिर टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे 3-4 अलग अलग स्टेटमेंट थे ना फर्स्ट लॉ के। वैसे ही सेकेंड लॉ के भी देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स। वन वॉज नो मशीन कैन बी मेड विद एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ यूनिटी, दैट इज इन फिजिक्स। केमिस्ट्री में सेकेंड लॉ क्या बोलता है, statement states that the total entropy of the system and its surroundings increases in a spontaneous process। ठीक है, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वर्ड ऐसे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी बढ़ती है। नाउ दिस इज नॉट टेक्निकली द स्टेटमेंट, दे मॉडिफाइड इट एंड गिवन इट टू यू एज एंट्रोपी। ठीक है, एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी चेंज, एनर्जी फ्लो इन एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। वो रियल स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ की, बट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है, तो हम लोग जो दिया है उसके हिसाब से डिस्कस करते हैं। क्या बोला उसने आपको, उसने बोला कि एंट्रोपी, पहली बात एंट्रोपी नहीं, एंट्रोपी चेंज बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था, एंट्रोपी चेंज, क्योंकि ये डेल्टा लिखा है ना बच्चों, आप देख सकते हो। यस, तो टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज विल इंक्रीज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका मीनिंग हम लोग क्या निकालेंगे इंग्लिश में, व्हाट विल हैपन whenever a spontaneous process is happening, the system always goes from less randomness to more randomness. Is that true? Is that understood? Tell me yes or no. As I said, whenever a spontaneous process is occurring, एंट्रोपी बढ़ रहा है, ऐसा लिखा है, बरोबर है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, बरोबर है ना। सो एंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब मैं ऐसा बोलूं, इट इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम लेस रैंडम टू मोर रैंडम। बोलो हाँ कि ना। अगेन टू ब्रिंग यू बैक टू दैट एग्जाम्पल,
when ice is melting is spontaneous. It is going from solid to liquid. It is going from less random shape to more random. When water is evaporating, liquid to gas, less random to more random. तो स्पॉन्टेनियस में एंट्रोपी बढ़ेगी. क्लियर बात? ओके. अब स्पॉन्टेनियस में एंट्रोपी क्यों बढ़ रही है ये भी समझना है. स्पॉन्टेनियस में एंट्रोपी क्यों बढ़ रही है इसके ऊपर भी आएंगे हम लोग. तो स्पॉन्टेनियस में एंट्रोपी बढ़ रही है ये क्लियर हुआ. इसका जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन अगर देखें मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव. चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव मीन स्पॉन्टेनियस. बोलो हाँ कि ना. डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव ना बच्चों. अगर ज्यादा पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज हुआ, एंट्रोपी बढ़ी, रैंडमनेस बढ़ी, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था. क्लियर? अच्छा, डेल्टा एस लेस देन जीरो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और इक्वल टू जीरो मतलब इक्विलिब्रियम. क्लैरिटी के साथ समझ में आया? ये वाला जो 3 स्टेटमेंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर. एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो स्पॉन्टेनियस, लेस देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड इक्वल टू जीरो इज इक्विलिब्रियम. क्लियर बात है? यस. फिर से रिपीट करेंगे. डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो स्पॉन्टेनियस, लेस देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम. क्रिस्टल क्लियर? यस. ओके. नाउ देयर इज गिब्स एनर्जी एंड द टेम्परेचर वाला पार्ट. I will require one small session for this. Again, I cannot finish it today because there are numericals also. We'll need more time. Okay, so this will finish next time. What I want you to do is today just finish off all the numericals that you can find on Hess law, solved as well as unsolved. ठीक है, जैसे ये कंप्लीट हो जाए आप लोग सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड कौन से वाले, हेस लॉ के. कैसे आइडेंटिफाई करना है हेस लॉ का बताया था ना. मल्टीपल इक्वेशंस दिए हुए होंगे और एक कोई इक्वेशन का डेल्टा एच पूछा होगा. सॉल्व्ड एज वेल एज अनसॉल्व्ड वाले हेस लॉ के सारे आप प्रैक्टिस करके रखेंगे आज. ठीक है बच्चों? यस, we'll stop here for today.